अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द मिल ऑन द फ्लॉज बाय जॉर्ज इलियट के सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंबल्स में सबसे पहले है वाटर, रिवर एंड फ्लड। अब वाटर और रिवर जो है वो दो चीज़ों को सिंबलाइज करता है, एक तो डिस्ट्रक्शन को और दूसरा रोमांस को, इमोशंस को। फ्लड जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन को ही शो करता है, सिंबलाइज करता है। तो कहते हैं जो वाटर है या जो रिवर है ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन को, डूम को, डेथ को सिंबलाइज नहीं करता, बल्कि ये रोमांस को, फैंटेसी को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, मैजिक को, इन सबको सिंबलाइज करता है। क्योंकि पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डेथ को किस तरह सिंबलाइज करता है। तो जो फ्लड था, जो वाटर था, जो रिवर था, उसकी वजह से मैजी और टॉम की जान गई। और दूसरी तरफ ये सिंबलाइज करता है मैजिक को, फीलिंग्स को, इमोशन को, रोमांस को। क्योंकि मैजी जो थी, अगर उसका फिलिप के साथ ताल्लुक था, बॉब जेकन के साथ था या किसी और के साथ था, तो वो यहाँ पे बैठा करते थे, तो उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा रोमांटिक माहौल था। तो वहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है रोमांटिक मूड को, रोमांटिक सीन्स को। फिर है म्यूज़िक एंड साउंड। यहाँ पे म्यूज़िक एंड साउंड दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सैड सिचुएशन को और हैप्पी सिचुएशन को। यहाँ पे नॉवल में साउंड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अगर यहाँ कहीं पे कोई बैड हैपनिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस साउंड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बुरा साउंड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बुरा टोन बीच में डाला जाता है। जबकि कोई अच्छी बात हो रही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा हैप्पी इन्वायरमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो म्यूज़िक और साउंड है वो गुडनेस और बैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, सिम्बलाइज करता है। फिर है द पिलग्रिम्स प्रोसेस। पिलग्रिम्स प्रोसेस ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है मैजी का। क्योंकि एक दिन जब मैजी डैनियल डिफो की बुक पढ़ रही थी जिसमें एडवेंचर के बारे में लिखा था, रॉबिन्सन क्रूसो के, तो मिस्टर रेली जो थी उन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बरक्स तुम कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो। तो उसने कोई और टेक्स्ट उठाया और वो टेक्स्ट था द पिलग्रिम्स प्रोसेस, जो जॉन बुनियन की बुक है। तो उसमें क्रिस्टन और क्रिस्टीना जो है उनकी बात, और उसके अलावा जो एपोलियन है उसकी बात, तो वो वहाँ पे स्टडी कर रही थी। तो एपोलियन जो है वो डेविलिश नेचर का है, जो क्रिस्टन और क्रिस्टीना है वो दोनों अच्छे नेचर के हैं। तो यहाँ पे ये कभी क्रिस्टन और क्रिस्टीना बनती है, अच्छा पाथ फॉलो करने की कोशिश करती है, गुड बनने की कोशिश करती है, जबकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है और अपनी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो यहाँ पे पिलग्रिम्स प्रोसेस में इसकी ड्यूअल नेचर को दिखाया गया है, सिंबलाइज किया गया है। फिर है मैजीज हेयर, आइज एंड स्किन। अब मैजी के जो बाल थे वो मेड्यूसा की तरह थे, और मेड्यूसा के जो बाल थे वो ऐसे नहीं थे, बल्कि उसके सर पे जो बाल थे उसकी जगह सांप थे। तो वो बिल्कुल वैसे ही लगते थे, उसके बाल बहुत ज़्यादा भारी थे। और मेड्यूसा क्या करती थी, लोगों को हिप्नोटाइज करती थी अपने बालों से और अपने आंखों से। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बाल है मैजिक के वो भी एक किस्म का हिप्नोटिज्म करते थे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, जैसे उसने बहुत सारे बंदों को किया। फिर है मैजीज आइज। अब उसकी जो आंखें थी उसकी आंखों में कुछ खास कशिश थी। उसकी जो आंखें थी उसमें उसके जो इमोशंस थे वो नज़र आते थे। तो उसकी आंखें बाकी लोगों की आंखों से डिफरेंट थी, और जो भी उसके साथ मिलता वो उसे यही बात करता कि तुम्हारी आंखें औरों से अलग है। और उसकी जो स्किन थी वो ब्लैक थी, लेकिन फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, तो वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। फिर है एनिमल कंपैरिजन। अब एनिमल कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे किया गया है टॉम का, मैजी का और लूसी का। किसके साथ? डॉग्स के साथ। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉग्स को इनोसेंट दिखाया गया है, और जब तक ये बच्चे थे तो इनको कंपेयर किया जाता था या तो डॉग्स से या उसके अलावा जो पोनीज हैं उनसे, क्योंकि ये तो एक इनोसेंट होते हैं और दूसरा लॉयल होते हैं। तो यहाँ पे एनिमल कंपैरिजन में सिर्फ इनोसेंस को दिखाया गया है, इनोसेंस को सिंबलाइज किया गया है डॉग्स के ज़रिए से। फिर है गोइंग टू लॉ। गोइंग टू लॉ मतलब कानून से कानून में हाथ डालना। तो इसका मतलब ये है कि जब विकम्स ने इनसे मिल खरीद ली तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसला किया कि अब ये इस बात का बदला लेंगे, लेकिन बदला लेंगे कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर ये इनसे बदला लेंगे कि जिस तरह उसने इनसे मिल खरीदी थी, तो अब ये वाला रिवेंज ये वापस लेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर। फिर है रेड डीप्स या द फ्लॉस। जो रेड डीप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंबलाइज करते हैं मैजीज के डीप इमोशन या सेक्चुअल इमोशन को, उसकी जो सेक्चुअल एग्जैजुरेशन थी उसको, कि वो सेक्चुअली कितना एक्टिव थी,
या उसके जो इमोशंस थे वो क्या थे। रेड डीप्स ये इनके घर के पास ही जंगल था, तो वहाँ जब ये किसी भी अपने लवर से मिलती तो उसके साथ इसकी बातों से उसे पता चल जाता। जैसे इसने फर्स्ट टाइम जो फिलिप था उससे पूछा था कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ, तो उसने इसे बताया कि तुम जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत हो, तो उस पर इसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो ये सेक्सुअल डिज़ायर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर है ट्यूलिवर्स फैमिली बाइबल। अब उस टाइम पे ऐसा था 19वीं सेंचुरी में कि बाइबल हर घर में पड़ी होती थी। यहाँ पर जो फैमिली बाइबल थी ट्यूलिवर्स के घर में, तो इसके मोटे मोटे पेज थे और वो पेज जो थे वो थोड़े बहुत गंदे भी हो गए थे और थोड़े ख़राब भी हो गए थे। तो वहाँ पर उस टाइम पे 19वीं सेंचुरी में ये घर में ज़रूर होता था और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसी तरह जो ट्यूलिवर्स थे उनके घर में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जिसकी वजह से इसकी कदर भी बहुत थी और ये 5 जनरेशन से इन्हीं के घर में था। तो इसमें बहुत सारे जो ट्यूलिवर्स थे पुराने, उन्होंने कुछ लिखाई वगैरह भी की थी, एनोटेशन भी की थी। एक तो ये सिंबलाइज करता है सेक्रेडनेस को और दूसरा ये सिंबलाइज करता है टॉम की स्ट्रेंथ को और टॉम की कंटिन्यूटी को, क्योंकि जब वेकम्स ने इनसे मिल खरीदी तो इसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उसने टॉम से कहा कि तुमने मेरा बदला ज़रूर लेना है। तो टॉम ने प्रॉमिस किया कि मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। तो उसने ये बात जो थी ये फैमिली बाइबल में लिख दी थी और फैमिली बाइबल में लिखना मतलब प्रॉमिस करना कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है टॉम की कंटिन्यूटी को और टॉम की स्ट्रेंथ को। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।